नैतिकताएं अपना असर खो देती हैं। अगर ऐसा है तो मैं इस बड़े परिवार का न्यायाधीश बनूंगा। पिछली जिंदगी में जो कर्ज उन्होंने मुझ पर छोड़ा था, अब उसे चुकाने का समय आ गया था। मैंने मोबाइल मॉनिटरिंग का रियल टाइम कम्युनिकेशन फीचर चालू किया और उस आदमी के लिए मौत का फरमान सुनाया। मैं नहीं चाहता था कि वह आदमी इतनी आसानी से जीवन बिताए। मैंने कैमरे के जरिए कहा, अगर तुम लोग ज़ॉम्बियों का खाना नहीं बनना चाहते तो मुझे एक संतोषजनक जवाब दो। मेरी आवाज सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी लोग आवाज के स्रोत को ढूंढने लगे। तभी उन्हें समझ आया कि यह आवाज सर्वेलेंस कैमरा से आ रही है। इंसान स्वार्थी होता है, खासकर तब जब उसकी अपनी जान खतरे में हो। डोंग शानलियांग निर्दयी था और डोंग परिवार भी उससे अलग नहीं था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद सबकी नजर उस आदमी और उसके परिवार पर टिक गई। किसी के चेहरे पर दया थी, किसी पर नफरत, तो कोई पूरी तरह उदासीन था। वजह भी साफ थी। जब से वह आदमी घर में आया था उसने सबसे अच्छा कमरा अपने कब्जे में कर लिया था। खाने के समय वह सबसे अच्छे मांस और सब्जियां अपनी प्लेट में डाल लेता था। दो कौर खाने के बाद अगर स्वाद पसंद नहीं आता तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देता था। उसकी इन हरकतों ने पहले ही सबको नाराज कर रखा था। सिर्फ परिवार का लिहाज करके लोग अब तक चुप थे, लेकिन अब वह सबकी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था। ऐसे में भला कोई उस पर नरमी क्यों दिखाता? तभी कोई गुस्से से चिल्लाया, तुम जैसे आदमी को 1000 टुकड़ों में काट देना चाहिए, तुम्हारा अच्छा अंजाम नहीं होगा। ये सुनते ही उस आदमी का परिवार उसे अपने पीछे छिपाते हुए गालियां देने लगा और उसकी रक्षा करने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी भी हालात की गंभीरता पूरी तरह समझ नहीं आई थी। वे लोग अब भी बेधड़क गालियां दे रहे थे। ये देखकर मैं हंस पड़ा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फोन पर अपनी तैयारी जारी रखी। मैंने दूर से ही अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को अनलॉक करने का कमांड भेज दिया। तभी एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, रिमोट अनलॉकिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज डबल चेक वेदर द लॉक इज अनलॉक्ड। यह आवाज सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग डर से जम गए। लेकिन दोंग शनलियांग सबसे पहले संभला। वह 100 मीटर दौड़ने वाली रफ्तार से उस परिवार की तरफ भागा। पहुंचते ही उसने दाजुआंग को घूंसों और लातों से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसका चेहरा सूजकर लाल हो गया। डोंग शानलियांग की इस हरकत से डजुआंग का परिवार भड़क उठा, खासकर उसकी मां। वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गई और रोते चिल्लाते हुए हंगामा करने लगी। तभी डोंग शानलियांग गरजा, चुप हो जाओ, क्या तुम सबको मरवाना चाहती हो? उसकी यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वह सबकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ कोई नायक हो। उसकी बातों में डजुआंग का परिवार ऐसा दिख रहा था मानो वे कोई बड़े अपराधी हों, और डोंग शानलियांग खुद सबको बचाने वाला इंसान। शुरुआत में डोंग परिवार के कुछ लोग झिझक रहे थे, लेकिन उसकी बातें सुनते ही वे भी उसके पक्ष में आ गए। कुछ लोग तो दाजुआंग के माता पिता को पकड़कर अलग करने लगे, जबकि बाकी लोगों ने दाजुआंग को जमीन पर दबोचकर मारना शुरू कर दिया। सबका सिर्फ एक ही मकसद था। दाजुआंग रोते हुए बार बार गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज मैं अब शोर नहीं करूंगा, दरवाजा मत खोलना, ज़ॉम्बियों को अंदर मत आने देना। कुछ समझदार लोग तुरंत दरवाजे के पीछे भागे और जो भी सामान मिला उससे दरवाजा रोकने लगे। उन्हें डर था कि कहीं मैं सचमुच दरवाजा न खोल दूं। डोंगशान लियांग और उसके परिवार की हालत देखकर मैं बेहद संतुष्ट था। बुरा नहीं, ऐसे ही चलते रहो, लेकिन दरवाजे के सामने रखा सामान हटा दो। मुझे लोगों का ज्यादा चालाक बनना पसंद नहीं है। इतना कहकर मैंने सर्वेलेंस कैमरा की रिमोट कम्युनिकेशन बंद कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मेरी बात मानेंगे, लेकिन इससे उनके बीच कुछ और झगड़े जरूर पैदा हो सकते थे। पिछले कुछ दिनों से मेरा मूड काफी अच्छा था। दिन में मैं सर्वेलेंस फुटेज के जरिए उनकी बदहाली देखता और रात में बाहर जाकर इलाके की गश्त करता। दिन इसी तरह बीतने लगे। अब डोंग शनलियंग समेत पूरे डोंग परिवार की हालत खराब होने लगी थी। ब्रेड और कैंड फूड खत्म होने के बाद वे लोग खाली डिब्बों में बचा हुआ रस पानी मिलाकर पीने लगे। सप्लाईज लगभग खत्म होते देख डोंग शनलियंग ने एक नया फैसला लिया। उसकी नजर एक अपेक्षाकृत कमजोर परिवार पर पड़ी। वह एक पति पत्नी का जोड़ा था। दोनों दुबले पतले दिखते थे। कुछ ही देर में सबने मिलकर उन्हें काबू कर लिया। पति लगातार रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन डोंग शानलियांग ने अपनी योजना सामने रखी। उसने कहा, तुम लोगों को छोड़ना असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें बाहर जाकर ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा।
जब ज़ॉम्बी यहाँ से हट जाएंगे, तब हम बाहर निकलकर खाना ढूंढ सकेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो हम तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। डोंग शानलियांग की बात सुनते ही बाकी लोगों ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उस पति पत्नी के चेहरे पीले पड़ गए। बाहर लगातार ज़ॉम्बियों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। ऐसे समय बाहर जाकर ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींचना लगभग आत्महत्या थी। फिर भी अगर वे बाहर जाते, तो शायद जीवित बचने की थोड़ी सी उम्मीद रहती, लेकिन अगर नहीं जाते, तो वे निश्चित रूप से डोंग परिवार का अगला भोजन बन जाते। आखिरकार पति ने दांत भींच कर फैसला कर लिया। वह अकेले बाहर जाएगा, उसकी पत्नी को कमरे में बंधक बनाकर रखा जाएगा। डोंग शनलियांग ने आंसू पोंछने का नाटक करते हुए कहा कि यह सब उनकी मजबूरी है। रोने धोने के बीच लोगों ने बेडशीट्स से रस्सियां बनाई और उस आदमी को खिड़की से नीचे उतार दिया। उसे कहा गया कि वह नीचे पहुंचकर खिड़की तोड़े, अंदर घुसे, फिर मुख्य दरवाजा खोले और जॉम्बियों को बिल्डिंग से दूर ले जाए। इस तरह अगर वह पकड़ा भी गया, तो जॉम्बी सीधे ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। उस आदमी की किस्मत शायद अच्छी थी। जिस घर में वह टूटी हुई खिड़की से घुसा, वहां कोई जॉम्बी नहीं था। वह कुछ देर तक अंदर घूमता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। उस समय मैं सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए हॉलवे में संगीत चला रहा था। शांत कॉरिडोर में वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हॉलवे में मौजूद ज्यादातर जोम्बी उसी आवाज की तरफ आकर्षित होकर मुख्य दरवाजे के पास जमा हो गए थे। जैसे ही वह आदमी पहली मंजिल पर पहुंचा, उसने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इंसानी आवाज सुनते ही जोम्बी ऐसे टूट पड़े जैसे शार्क को खून की गंध मिल गई हो। यहां तक कि जो जोम्बी पहले मुख्य दरवाजे के पास जमा थे, वे भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही देर में दरवाजे के पास सिर्फ 2 या 3 जोम्बी बचे थे। बाकी सब उसी आदमी के पीछे भाग रहे थे। वह लगातार चिल्लाता हुआ अंडरग्राउंड गराज की तरफ भागा और जोम्बियों को अपने पीछे खींचता गया। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि गराज में भी पहले से जोम्बी मौजूद थे। तभी उसे एहसास हुआ कि अंधेरे गराज में भी बहुत सारे जोम्बी छिपे हुए हैं। उस पल वह पूरी तरह टूट गया। उसे लगा था कि शायद गराज में कम ज़ॉम्बी होंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई गाड़ी भी मिल जाएगी जिससे वह भाग सके। न जाने कहां से उसे एक बेसबॉल बैट मिल गया। कांपती आवाज में खुद को हिम्मत देते हुए उसने सामने आए एक ज़ॉम्बी के सिर पर वार किया। फिर एक के बाद एक कई ज़ॉम्बियों को बैट से मार गिराया। लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। कुछ देर बाद या तो उसने ध्यान नहीं दिया, या फिर उसका शरीर इतना थक चुका था कि बच नहीं पाया। एक जॉम्बी ने मौका पाकर उसे काट लिया। वह दर्द से चीखा, मैं तुम सबसे लड़ूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और भी जॉम्बी उसकी तरफ टूट पड़े। कुछ ही पलों में वह जॉम्बियों की भीड़ में पूरी तरह गायब हो गया। दूसरी तरफ कमरे में छिपे डोंग परिवार के लोग यह सब लाइव स्ट्रीम के जरिए देख रहे थे। उन्होंने उसे बाहर भेजा था, इसलिए वे शुरू से ही उसका फोन चालू रखने को कह रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वह भाग न जाए। जब उन्होंने देखा कि जॉम्बी सचमुच उसके पीछे चले गए हैं और दरवाजे के आसपास का इलाका खाली हो गया है, तो कुछ लोग खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जॉम्बियों से निपटने का कोई नया तरीका मिल गया हो। थोड़ी चर्चा के बाद सबने फैसला किया कि अब वे बाहर निकलेंगे, खाना ढूंढेंगे और कोई नया रिफ्यूज तलाशेंगे। सबने अपने अपने हथियार उठा लिए। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बाहर बचे हुए 3 जॉम्बी उन पर झपट पड़े। लेकिन इस समय डोंग परिवार खुद को किसी देवता से कम नहीं समझ रहा था। वे एक के बाद एक हथियार चलाते हुए जॉम्बियों पर टूट पड़े और कुछ ही वारों में उन तीनों जॉम्बियों को मार गिराया। मैं सर्वेलेंस फुटेज देखकर बिल्कुल हैरान था। जैसे ही वे लोग बिल्डिंग के अंदर से बाहर निकले, सब एक साथ दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें डर हो कि कहीं पीछे रह गए तो खत्म हो जाएंगे। कैमरे में मैं देख रहा था कि वे बड़े जोश के साथ पहली मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में जो भी अकेला जॉम्बी मिला, उसे मिलकर खत्म कर दिया। ये देखकर मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या मेरे रीबर्थ के बाद डोंग परिवार की फितरत भी बदल गई थी? ये वही लोग थे जो स्वार्थी, डरपोक और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले थे, फिर अचानक इतने बहादुर कैसे बन गए? तभी मेरी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। डोंग परिवार का एक आदमी धीरे धीरे सबसे पीछे छूटने लगा। उसकी चाल लगातार धीमी होती जा रही थी। बाकी लोग सप्लाईज ढूंढने के जोश में थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन सर्वेलेंस में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वह आदमी अचानक कांपने लगा, फिर उसका शरीर झटके खाने लगा और वह अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगा। यह देखकर मुझे सब समझ आ गया, लेकिन मैंने किसी को चेतावनी देने का इरादा नहीं किया। मेरी नज़र में ये लोग इंसान नहीं बल्कि राक्षस थे, जो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे पहले सभी लोग देख चुके थे कि युवा पति जॉम्बियों को अंडरग्राउंड गैराज की तरफ ले गया था। इसलिए पहली मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने गैराज का रास्ता बंद कर दिया, ताकि जॉम्बी वापस ऊपर ना सकें। नीचे जॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने उस युवक की पत्नी को भी दूसरी दिशा में धकेल दिया था। लेकिन एक बात वे कभी नहीं समझ पाए, उनमें से कुछ लोग पहले ही संक्रमित हो चुके थे। जब जॉम्बियों का खून, शरीर के तरल पदार्थ या घावों का संक्रमण शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो इंसान बहुत जल्दी संक्रमित हो जाता है। ठीक उसी समय जब डोंग परिवार अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर चुपचाप निकल रहा था, पीछे चल रहा संक्रमित आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल गया। एक ही पल में वह सामने वाले आदमी पर टूट पड़ा। उसके गिरते ही जो चीख निकली, उसने आसपास के सभी ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर लिया। अभी कुछ देर पहले तक आत्मविश्वास से भरा डोंग परिवार अचानक घबरा गया। उन्होंने देखा कि चारों तरफ से ज़ॉम्बी फिर से इकट्ठा होने लगे हैं। उनके मन में सवाल उठने लगा, क्या वे सच में बाहर निकल पाएंगे? ऐसे समय में फिर से डोंग शनलियांग सामने आया। उसने 2 बार में ही उस संक्रमित डोंग परिवार के सदस्य को मार गिराया और फिर सबका हौसला बढ़ाने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, अब कमरे में कोई खाना नहीं बचा है। अगर हम वापस लौटे तो सिर्फ भूख से मरने का इंतजार करेंगे। इससे बेहतर है कि जान जोखिम में डालकर बाहर निकलें और सप्लाईज ढूंढें। अभी भी हमारे पास बचने का मौका है। हम इतने लोग हैं, आखिर किस बात से डर रहे हो? डोंग शानलियांग की जोशीली बातों ने फिर से सबका हौसला बढ़ा दिया। लोग चिल्लाने लगे, सही कहा, हम इतने सारे हैं, हमें किसका डर? डोंग शनलियांग की गर्जना के साथ सब आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था मानो सबको एड्रेनलिन का इंजेक्शन लग गया हो। वे हथियार लहराते हुए आगे दौड़ पड़े। शायद सभी जानते थे कि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन बैठे बैठे मरने से तो लड़कर मरना बेहतर था। शुरुआत में डोंग परिवार ने कई ज़ॉम्बियों को मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्य से कॉलोनी में पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद थे। ऊपर से मेरे द्वारा चलाया गया संगीत और पहले लगाई गई फ्लैशिंग लाइट्स लगातार और ज्यादा ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर चुकी थीं। धीरे धीरे भूख और थकान की वजह से डोंग परिवार के लोगों के हाथ कमजोर पड़ने लगे। उनके हथियारों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। फिर एक एक करके जॉम्बी उन पर टूट पड़े। कोई गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वे सभी जॉम्बियों के बीच समा गए और अंत में खुद भी जॉम्बी बन गए। मैं लगातार सर्वेलेंस कैमरा में डोंग शनलियंग पर नजर रखे हुए था। शुरू से वही सबको आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था, लेकिन खुद धीरे धीरे सबसे पीछे खिसकता जा रहा था। जब जॉम्बियों ने सबको घेर लिया तो वह चुपचाप पीछे छिप गया। अगर डोंग परिवार रास्ता बना लेता तो वह उनके पीछे पीछे निकल जाता, और अगर वे सब जॉम्बियों का शिकार बन जाते तो वह वापस भाग सकता था। सच में वह बेहद निर्दयी इंसान था, अपने ही परिवार को चारे की तरह इस्तेमाल कर सकता था। तभी मुझे समझ आया कि पिछली जिंदगी में वह मेरे साथ इतना बेरहम कैसे हो पाया था। ऐसे इंसान सच में मरने के लायक होते हैं। मैं देखता रहा कि कैसे एक एक करके लोग गिरते गए, तड़पते गए और आखिर में जॉम्बी बनते गए। दूसरी तरफ डोंग शानलियांग चीखता हुआ वापस सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने पहले किए गए सारे बड़े बड़े दावे भुला दिए, लेकिन वह मेरे घर वापस नहीं गया। वह सीधे अपने घर में जाकर छिप गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बंद किया, मैंने कैमरे में एक झलक देखी। उसके घर में अब भी बहुत सारा खाना रखा हुआ था। यह बूढ़ा लोमड़ी सच में चालाक निकला। शुरू से ही उसे डर था कि कहीं उसके घर का खाना दूसरों को पता न चल जाए। इसलिए वह डोंग परिवार के बाकी लोगों के साथ मेरे घर में छिपा था। उसे पता था कि उसके पास अब भी आखिरी ट्रम्प कार्ड मौजूद है, इसलिए वह आखिर तक बचा रहा। वह हमेशा हालात के हिसाब से आगे बढ़ता और पीछे हटता था। लेकिन क्या डोंग शानलियांग सच में सोचता था कि अपने घर में छिपकर सुरक्षित रह जाएगा? मैंने कम्युनिटी ओनर्स ग्रुप खोला और उसमें एक संदेश भेजा। सुना है कि बिल्डिंग 2, रूम 3602 के निवासी डोंग शनलियांग के घर में काफी सप्लाईज हैं। क्या वे थोड़ा खाना दूसरों के साथ बांट सकते हैं? संदेश भेजने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया।
फिर हमेशा की तरह खाना खाया, इलाके की गश्त की और अपना दिन बिताया। रात को सोने से पहले मैंने फिर फोन खोला, देखा कि ओनर्स ग्रुप पूरी तरह उबल चुका था। कई लोग डोंग शनलियंग को टैग करके मदद मांग रहे थे, लेकिन वह लगातार इनकार कर रहा था। उल्टा वह लोगों को मेरे घर में मौजूद सप्लाईज की बातें बताने लगा। ये देखकर मैंने सीधे सर्वेलेंस फुटेज ग्रुप में भेज दी। वही वीडियो डोंग शनलियंग की कमर तोड़ने वाली आखिरी चोट साबित हुई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे उसने पूरे डोंग परिवार को छोड़ दिया था और खुद जान बचाकर भाग गया था। साथ ही दरवाजा खोलते समय पीछे रखे बड़े बड़े चावल के बोरे भी कैमरे में साफ दिखाई दे रहे थे। इतने दिनों से लोग घरों में बंद थे, खाने लायक हर चीज खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग तो भूख मिटाने के लिए सोफे का चमड़ा तक उबाल कर खा रहे थे। ज़ॉम्बियों के डर को दबाने के लिए लोग किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जानबूझकर वह वीडियो भी भेजा जिसमें दिख रहा था कि ज़ॉम्बियों को कैसे मारा जा सकता है। लोग लगभग भूख से मर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बियों को हराना नामुमकिन नहीं है और डोंग शनलियांग के घर में अब भी इतना खाना मौजूद है, तो उनके मन में लालच और उम्मीद दोनों जाग उठी। ग्रुप चैट में भले ही उस समय कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि रात होने का इंतजार हर कोई कर रहा है। अंधेरी रात, तेज हवा और भूखे लोग। किसी के घर पर धावा बोलने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। आखिर ज्यादा लोगों को जीने का मौका मिल फिर ज्यादा लोगों को जीने का मौका मिलना चाहिए, है ना? रात होते ही मैंने जानबूझकर सारी लाइट्स और आवाजें बंद कर दी। अब कॉलोनी के ज़ॉम्बी किसी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे और न ही वे जानबूझकर हॉलवे में घुसेंगे। असली खेल अब शुरू होने वाला था। अंधेरे में मैंने साफ देखा कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के जंगल जैसे हिस्से में कई परछाइयां तेजी से भाग रही थीं। लोग आ चुके थे। लगता था कि उन्होंने आपस में कोई समझौता कर लिया था। उन्होंने बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर घूम रहे कुछ ज़ॉम्बियों को मिलकर जल्दी से निपटा दिया। उसके बाद यूनिट गेट के अंदर घुसते ही उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, ताकि पीछे से कोई जॉम्बी चुपके से अंदर ना आ सके। सर्विलांस फुटेज में उन्हें इतनी सावधानी और चालाकी से काम करते देख मुझे थोड़ा मजा आ रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर आना ही था तो सीधे घुस जाते। इतनी नौटंकी की क्या जरूरत थी? थोड़ी ही देर में वे डोंग शानलियांग के घर के बाहर पहुंच गए। उनमें से एक आदमी को ताले खोलने का अनुभव था। उसने जेब से एक पतली लोहे की तार निकाली और ताले से छेड़छाड़ शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, डोंग शनलियांग भी पूरी तरह तैयार था। मैंने वीडियो ग्रुप में डालने के काफी समय बाद ही उसने अपने घर का दरवाजा और मजबूत कर लिया था। सिर्फ बाहर से लॉक नहीं किया था, बल्कि अंदर से भी उसे जाम कर दिया था और दरवाजे के पीछे भारी सामान लगा रखा था। जैसे ही बाहर वालों ने ताला खोलने की कोशिश शुरू की, घर के अंदर बैठे डोंग शानलियांग के होश उड़ गए। उसे पता था कि अगर दरवाजा टूट गया तो उसकी मौत तय है, चाहे ये लोग उसे मारें या फिर जॉम्बी, अंजाम एक ही था। वह अंदर से गिड़गिड़ाने लगा, बड़े भाइयों, मेरे घर में सच में ज्यादा खाना नहीं है, मुझे छोड़ दो। लेकिन यह कहते हुए भी वह समय खरीद रहा था। साथ ही फ्लैशलाइट की रोशनी नीचे की तरफ मारकर जॉम्बियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वे यूनिट गेट तक पहुंच जाए और उसे बचा लें। घर के अंदर से आवाज सुनकर बाहर वाले कुछ पल के लिए रुक गए। फिर जो उनका नेता लगता था, वह बोला, हम बस कुछ खाने के लिए आए हैं, कोई और मतलब नहीं है। थोड़ा खाना दे दो, हम तुरंत चले जाएंगे। डोंग शानलियांग फिर रोने धोने लगा, मेरे पास सच में कुछ नहीं है, कृपया मुझे छोड़ दो। दोनों तरफ खींचतान चल ही रही थी कि मैंने सर्विलांस फुटेज से रिकॉर्ड किया हुआ वह वीडियो, जिसमें डोंग शनलियंग फ्लैशलाइट से जॉम्बियों को उनकी तरफ बुला रहा था, फिर से ओनर्स ग्रुप में भेज दिया। वीडियो देखते ही बाहर खड़े लोग आग बबूला हो गए। उनमें से एक गर्जा, हम यहाँ तुझसे बात करने आए हैं और तू पीछे से हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद फुसफुसाकर कुछ बात हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। वे सीधे अंदर घुसेंगे। रात के सन्नाटे में शोर दूर तक जाता है, इसकी परवाह के बिना उन्होंने औजार निकाले और कुछ ही मिनटों में पूरा दरवाजा उखाड़ दिया। अब रास्ते में कोई दरवाजा नहीं था। हालांकि डोंग शानलियांग ने पीछे भारी सामान लगा रखा था, लेकिन बाहर वालों ने काम बांट रखा था। कुछ लोग सामान हटाने लगे और थोड़ी देर में रास्ता साफ हो गया। अब कमरे के अंदर सिर्फ डोंग शानलियांग बचा था, जो लिविंग रूम में कांपता हुआ बैठा था।
नेता, ताला खोलने वाला आदमी, एक हट्टा-कट्टा आदमी और एक लंबा पतला आदमी घर के अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। घर में हर तरह का राशन और सामान मौजूद था। वे लोग तुरंत अपना सामान भरने लगे। तभी डोंग शानलियांग घिसटता हुआ उनके पास आया। नेता की टांग पकड़कर रोने लगा, लेकिन नेता ने उसे लात मारकर दूर गिरा दिया और बोला, घर में इतना खाना छिपा कर रखा था और हमें एक दाना देने की भी नहीं सोची। अच्छा हुआ, अब हम तुम्हारा थोड़ा बोझ हल्का कर देते हैं। वे बातें करते जा रहे थे और उनके हाथ लगातार राशन अपने बैकपैक्स में भर रहे थे। लेकिन डोंग शनलियांग भी कोई साधारण इंसान नहीं था। लात खाकर गिरने के बाद वह चुपचाप पड़ा रहा। जब सब लोग राशन भरने में व्यस्त हो गए और उनकी सावधानी कम हो गई, तभी उसने अचानक छिपाया हुआ हथियार निकाला और सीधे उस हट्टे कट्टे आदमी पर हमला कर दिया। वह आदमी दर्द से चीख उठा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बाकी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वे सब डोंग शानलियांग पर टूट पड़े और उसे मारना शुरू कर दिया। साथ ही उसे बांध दिया ताकि वह दोबारा कोई हरकत न कर सके। जब वे लोग राशन उठाकर निकलने वाले थे, तभी उनकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी। कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से हल्की हल्की हरकतों की आवाज आ रही थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार लॉकर मास्टर को दरवाजा खोलने के लिए कहा। जैसे जैसे ताला खुलने की आवाज गूंज रही थी, अंदर मौजूद चीजें भी बेचैन होती जा रही थीं। आखिरकार क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। लॉकस्मिथ पीछे मुड़कर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक परछाई पीछे से उस पर झपटी। जबरदस्त ताकत से उसे जमीन पर गिरा दिया गया। वह गाली देने ही वाला था कि उसकी गर्दन में तेज दर्द उठा। उसने सिर उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने सब कुछ लाल होने लगा। फिर उसका शरीर कांपा और धीरे धीरे वह खड़ा हो गया। उसी समय नेता और लंबा पतला आदमी आखिर समझ गए कि हुआ क्या है। कमरे के अंदर जॉम्बी थे। उन्होंने तुरंत दो जॉम्बियों को मार गिराया, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही एक छोटा जॉम्बी कमरे से बाहर कूद पड़ा और सीधे लंबे पतले आदमी की बांह पर काट लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। नेता ने तुरंत उस छोटे जॉम्बी को लात मारकर दूर फेंक दिया और दोनों फिर लड़ने लगे। सर्वेलेंस फुटेज देखते हुए मैं भी हैरान रह गया। क्या जबरदस्त मोड़ था। उन दोनों जॉम्बियों को मैं पहचानता था। उनमें से एक डोंग शानलियांग की पत्नी थी और दूसरा उसका बच्चा। ये सोचकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मुझे पहले से पता था कि डोंग शानलियांग इंसानियत से खाली है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वह इतना निर्दयी होगा। उसके अपने बच्चे के जॉम्बी बनने के बाद भी उसके चेहरे पर दुख की एक झलक तक नहीं थी। मैं होश में आया और डोंग शानलियांग की तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह गायब हो चुका था। मैंने तुरंत हॉलवे का सर्वेलेंस फुटेज निकाला। तब पता चला कि डोंग शनलियंग लड़खड़ाता हुआ नीचे की तरफ भाग चुका था। उसी समय कमरे में मौजूद बाकी लोगों को भी एहसास हो गया कि वह गायब है। किसी के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने घायल हट्टे कट्टे आदमी की मदद की, गुहार को पूरी तरह नजरअंदाज किया, राशन उठाया और सीढ़ियों की तरफ भाग पड़े। और तब तक डोंग शानलियांग बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने हाथ में पकड़ी फ्लैशलाइट जलाई और उसकी रोशनी दूर अंधेरे में मार दी। उसी पल मैं समझ गया कि डोंग शनलियंग क्या करना चाहता था। उसे शायद पहले ही एहसास हो चुका था कि वह खुद बचकर नहीं निकल सकता। इसलिए मरने से पहले वह कुछ और लोगों को भी अपने साथ मौत की तरफ घसीटना चाहता था। लेकिन अगर यही उसकी इच्छा थी, तो मैं उसे जरूर पूरा करता। ये सोचकर मैंने अपना फोन उठाया और एक बार फिर रिमोटली पूरी बिल्डिंग की लाइट्स चालू कर दी। हालांकि मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन हेडफोन्स के अंदर से आती जॉम्बियों की भयानक दहाड़ें, लोगों की डर से भरी चीखें और दर्दनाक विलाप साफ सुनाई दे रहे थे। उन आवाजों को सुनते ही मेरे दिल का बोझ पूरी तरह हल्का हो गया। ये उस महान बदले की खुशी थी जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था, और यह बदला मैंने अपने हाथों से लिया था। पिछली जिंदगी में जिसने मुझे और मेरे माता पिता को मौत के घाट उतारा था, वह हत्यारा आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। 3 साल बाद ज़ॉम्बियों के शरीर लगभग पूरी तरह सड़ चुके थे। बाहर भटकते ज़ॉम्बी अब चलने फिरने की क्षमता भी खो चुके थे। मैं और मेरे माता पिता भी आखिरकार रेस्क्यू टीम की मदद से अपने पुराने घर वापस लौट आए।
बाद में कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट जाने की वजह से मुझे ये नहीं पता था कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हुआ था। लेकिन एक बात निश्चित थी, देश अब भी मौजूद था, और जब तक देश मौजूद है, तब तक उम्मीद भी जिंदा है। मैं